सात भाइयों ने खाया अपनी सगी बहन का मांस। एक बहन की दुख भरी कहानी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में एकलौती बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़ा भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटे साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है जिससे उसका पूरा हाथ खून खून में हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार से खून पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े से पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाया है, आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ न कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है। भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उसके मन में मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा सातों भाइयों और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वह कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार कर खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चलने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वे चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वे मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पर
अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती तइक तइक, जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार से सबसे ज्यादा निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उसके 7 भाई में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़े ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती तइक तइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को ज़बरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती पे गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है। तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार? वह इधर उधर देखता है, कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसे ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कैसे उनका भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी के लिए एक कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है। उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यही सारी घटना को दाढ़ी में मेंढक, केकड़ा और मछली सुन रवा देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपा कर वह मांस को दीमक के ठीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बसोंदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए
तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बाँस से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लगे भैया रोपल बाँस। जोगी फिर भी बाँस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बाँस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बाँस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्र बनाएंगे तो कितना सुंदर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बाँस से एक सुंदर केंद्र का निर्माण करता है। इस केंद्र से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता, लेकिन हर बार की तरह वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर दुश्मन का घर बजाता है। ये धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगे मोर छोट भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है। और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया। नौकरों को मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होंगी और मेरे कमरे को सजा गई होंगी। जबकि राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वे अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने से इनकार कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे बोलकर निकलते हैं और छुप कर वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। ये देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन उसी तरह छुप जाते हैं। जैसे ही वे सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और केंद्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।